कहते हैं खुशामदीद। मैं हूँ बेनजीर मेहदी। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील पर समाअत हुई। जस्टिस अमीनुद्दीन सिद्दीकी की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने समाअत की। अब सवाल यहाँ ये बनता है, और सारा दिन ये जो बेंच ने समाअत की उसमें यही बहस होती रही कि क्या सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में हो सकता है या नहीं। आज के पैनलिस्ट से आपका तारुफ कराती चलूं। हमारे साथ हमें ज्वाइन करेंगे माहिर कानूनदान है राज अली वाहिद। इसके अलावा ब्रिगेडियर रिटायर्ड फजम्फर अली हमें ज्वाइन करेंगे। राज, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करूंगी, और जहां तक मेरी इत्तला है वो ये है कि जो फेयर ट्रायल होता है उसके 3 बुनियादी उसूल होते हैं आईसीसीपीआर के तहत। तो जो ये यूएनओ की ह्यूमन राइट्स कमेटी है उसके तहत, इंडिपेंडेंट, इम्पार्शल एंड कॉम्पिटेंट। तो क्या फौजी अदालतों में जो ट्रायल हुआ है सिविलियन का, भी हमने 9 मई में देखा, या इससे पहले भी जो होता है, उनमें ये तीनों चीजें जो हैं फिट आकर बैठती हैं, जो किसी भी इंसाफ के तकाजों को पूरा करती हैं? थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी देखिए, बुनियादी तौर पे हम कन्वेंशंस आईसीसीपीआर वगैरह में तो बाद में जाएंगे, पहले हम अपने आइन को देखेंगे। आइन के अंदर आर्टिकल 10A मौजूद है जो कि गारंटी करता है हर इंसान को एक फेयर ट्रायल, फेयर एंड इम्पार्शियल ट्रायल। आर्टिकल 10 आपको इजाजत देता है दैट यू नीड टू बी अरेस्टेड फॉर 24 आवर्स विदाउट बीइंग टोल्ड कि क्या आपके साथ किया जा रहा है। उसके बाद आपको एक कॉम्पिटेंट कोर्ट में पेश किया जाएगा। यू आर अलाउड टू बी डिफेंडेड बाय अ लॉयर ऑफ योर चॉइस। इसको आप वकील करना चाहें कर सकते हैं। हमारे आइन में ये चीज़ें मौजूद हैं। तो मिलिट्री ट्रायल उन तकाजों को पूरा करता है नहीं करता? जी वेरी क्लियरली वो नहीं करता, क्योंकि ना तो वो इंडिपेंडेंट होते हैं। वजह उसकी ये है कि वो प्रोसिक्यूटिंग डिपार्टमेंट भी एक मिलिट्री ही है, जो आप जज करने वाले हैं वो भी मिलिट्री के ही अफसरान हैं, और जो सेंटेंस एग्जीक्यूट करने वाले हैं वो भी मिलिट्री के ही अफसरान हैं। यानी कि जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर तीनों जो है वो एक ही इदारा है। उसके साथ साथ जो चीज़ दूसरी बड़ी इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पे अगर आप इसको 9 मई के तनाजुर में देखें, और 9 मई से के माजी की अगर बात, 9 मई से पहले की अगर बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर देखिए एक सिलसिला हुआ था, आप सबको याद है, सानिया APS हुआ था, मासूम बच्चे मारे गए थे, जिसके नतीजे में उस वक्त की सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने 100% कंसेंसस के साथ, बगैर किसी मेंबर को अगवा किए हुए, ब्लैकमेल किए हुए, सब ने यूनानिमसली एक सनसेट क्लॉज कहते हैं एक ऐसी चीज जिसका इख्तिताम पहले से लिख दिया हो कि कब हो। एक इख्तिताम तो की प्रोविजन के साथ, सनसेट क्लॉज के साथ 21वीं तरमीम लाई थी, प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट आया था, जिसके तहत दहशत गर्दों का, जो कि बाकायदा दहशत गर्द हैं, दहशत गर्द तंजीमों से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, उनके मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में भेजे थे, और जिन लोगों को सजा हुई सो हुई, जिनको नहीं हुई सनसेट क्लॉज खत्म होने के बाद उनके मुकदमात ATC में भेज दिए गए। अब ये जो प्रेजेंट सिनारियो है जिसके अंदर ये 9 मई के मुल्जमान हैं जिन्होंने फौजी तंसीबात पे हमले किए, उन पर दावा बोला, कोई नहीं कहता कि आप इनको छोड़ दें, मगर एक चीज बड़ी क्लियर है कि ये कोई दहशतगर्द तंजीम नहीं थी, ये कोई फौज मतलब भारत ने नहीं भेजा था इनको, ये कोई पैसे लेकर नहीं आए थे उनसे। ये लोगों ने जो कुछ भी किया वो ऑर्गेनाइज था या डिसऑर्गेनाइज था, वो एट द एंड ऑफ द डे एक रिएक्शन था एक पॉलिटिकल पार्टी का। अगर वो दहशतगर्दी थी तो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स हमारे यहाँ मौजूद हैं जहां उनको प्रोसिक्यूट किया जा सकता था। वो प्रोसीडिंग्स जो है वो पब्लिक होती इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 352 और 353 CRPC के तहत। जी जी, मैं आपसे यह सवाल करना चाहती हूँ कि देखिए एंटी टेररिज्म कोर्ट मौजूद हैं, और हमेशा ही वो एक बहुत संजीदा कोर्ट्स होती हैं, तो उनके अंदर जो है इस तरह के मामला को नहीं लेकर के आ गया। फिर एक सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि 9 मई में तो बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया था ना, सिर्फ 103 को जो है वो सजाएं दे दी, 105 को गालिबन सजाएं दे दी, फिर 9 को रिलीज कर दिया। तो अब ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये हुआ, क्योंकि उसके क्राइटेरिया पर भी पूरा नहीं उतरता। मैं आज चाहूंगी कि आप हमारे नाज़रीन को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो आर्मी एक्ट है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, ताकि पता चले कि ये दो अलग अलग चीजें, दो अलग अलग कवानीन है, ये दो अलग अलग कवानीन है। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो है वो अंग्रेज ने बनाया था, उसके अंदर जो मामला है वो ये है कि या तो आप कोई ऑफिशियल सीक्रेट लीक कर दें
हुकूमत का, जो अगर उसपे भी जरूरी ये है कि आप इस तरह की पोजीशन में हो कि आपको वो चीज इंटरेस्ट की गई। याद रखा जाए कि ये जो लोग 9 मई वाले हैं, इन्होंने कोई ब्लूप्रिंट जो है वो लीक नहीं किया, कोई न्यूक्लियर कोड्स लीक नहीं किए, ऐसा कोई मामला इनके पास नहीं है। जासूसी नहीं इनके की कोई, ऊपर हाँ। इल्जाम इनके ऊपर इल्जाम ये भी नहीं आप लगा सकते कि इन्होंने किसी फौजी अफसर को कंस्पायरेसी में इन्वॉल्व करने की कोशिश की और भड़काया और उसके बाद वो भड़क गया, क्योंकि अगर ऐसी कोई बात होती तो कोई फौजी अफसरान भी इनके साथ प्रोसिक्यूट हो रहे होते, तो ये मामला भी नहीं है। तो देखिए वो तो सीधा सीधा अप्लाई करता ही नहीं है इस सिचुएशन में। शायद इमरान खान साहब के ऊपर साइफर में करता, मगर इस सिचुएशन में 9 मई में जिन लोगों ने, जो ये लोग हैं 105 या 120 जितने भी हैं, जिनको अलग किया गया उन बाकी सारे लोगों से जो उस बवाल का हिस्सा थे, ये उस पर अप्लाई नहीं करता। गालबन जो मेट्रिक इन्होंने इस्तेमाल किया है उनको पिक एंड चूज करने का, वो वही चीज है जिसको दूसरी साइड कहती है कि आप पब्लिक कर ले। वो शायद कोई सीसीटीवी फुटेज है जो कि कम से कम उसकी रसाई हमारे पास तो नहीं है ना, वो चीज कोर्ट में पेश हुई। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आईनी बेंच भी उठाकर बैठा हुआ है कि जिस फैसले के तहत जज साहिबान ने ये मुल्जिमान को हैंड ओवर किया, मिलिट्री के अफसरान के हवाले किया, उसमें रीजंस क्या असाइन की गई है। एंड अनफॉर्चुनेटली उन ऑर्डर्स में कोई रीजनिंग असाइन नहीं है, यानी कि जिसको हम कानून की जबान वो में रीजन सामने आते नहीं है ना, रीजन मिलिट्री कोर्ट के तहत जो फैसले होते हैं उनमें रीजन तो सामने वो तो आते आगे नहीं के है। आपने, आई एम सॉरी, आई डोंट मीन टू कट, एक मिनट जरा मेरी बात समझिएगा। आप दो चीजों को कंफ्यूज कर रहे हैं। हम आपकी बात कर रही है कि मिलिट्री कोर्ट जब फाइंडिंग देता है गिल्टी और नॉट गिल्टी तो रीजन नहीं देता, ये बात वजह है, इसके ऊपर बाद में आए। पहले हम ये तय कर लें कि इन लोगों के मुकदमात क्यों मिलिट्री में भेजे गए, मिलिट्री कोर्ट में भेजे गए, और बाकी लोगों के क्यों नहीं भेजे गए। तो जब दरखास्त आई फौज के इदारे की तरफ से कि जनाब इन लोगों की हमें जरूरत है, ये अरेस्ट हुए हुए हैं, पुलिस की कस्टडी में है, इनको हमें हैंड ओवर कर दिया जाए, तो जज साहब ने एक जुडिशियल ऑर्डर पास करके हैंड ओवर किया। उस ऑर्डर में कोई रीजंस असाइंड नहीं है ये कि इस वजह से इन लोगों का केस वहां भेजा जा रहा है। देखिए जी, आप सब, हम सब जानते हैं, लोग जानते हैं, सुनने वाले जानते हैं कि किसी भी फौजी अफसर को अगर आपने किसी क्रिमिनल चार्ज पे प्रोसिक्यूट करना है तो पुलिस उसे अरेस्ट जरूर कर सकती है, मगर आर्मी अगर रिक्वेस्ट करेगी जी ये हमारा अफसर है, हम इसको खुद प्रोसिक्यूट करेंगे, तो एक ऑर्डर पास होता है बाकायदा सीआरपीसी के तहत, जिसके बाद उसको हवाले कर दिया जाता है फौज के। इस सिनारियो के अंदर ये याद रखा जाए कि ये सिविलियंस थे, इन सिविलियंस का कोई नेक्सस किसी फौजी के साथ नहीं था, कम से कम एलिगेशन उस वक्त तो ये नहीं थी, अभी भी नहीं है। तो इनको हैंड ओवर करने की वजह क्या थी, ये उस ऑर्डर में नहीं है जो कि एंटी टेररिज्म कोर्ट के जज ने किया है या रिमांडिंग मैजिस्ट्रेट ने किया है। इसको समझिएगा, ये पाकिस्तान की जो अदालती निजाम है उसके अफसरान है। उसके बाद जो मुकदमा उनके ऊपर वहां चला, उसके लिए भी देखिए आपने बात की ना कि जी इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल और कॉम्पिटेंट। मैं अब किसी की कॉम्पिटेंस पे यस और नो नहीं करना चाहता, वो तो हमारी अदलिया कितनी कॉम्पिटेंट है, हम क्या कहेंगे फौज की जो अदालती निजाम है वो कैसा है, मगर हम जहां तक इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी की बात कर सकते हैं वो समझिए। इंडिपेंडेंस का आलम ये है कि आप अपनी मर्जी का वकील जरूर कर सकते हैं, मगर आप मीडिया को एक्सेस नहीं है। एविडेंस क्या रिकॉर्ड हुई, क्या रिकॉर्ड नहीं हुई, उसकी कॉपीज आपको नहीं मिली, आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। जो वहां पे लॉयर्स डिफेंड करने जाते हैं उनको स्ट्रिक्टली कहा जाता है कि आपने बाहर जाके मीडिया से गुफ्तगू नहीं करनी, किसी से गुफ्तगू नहीं करनी। तो इंडिपेंडेंस तो यही खत्म हो गई, ना ये पब्लिक ट्रायल है, ना ओपन फॉर डिस्कशन है, ना इसके अंदर कोई लोगों को कुछ पता चल रहा है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। दूसरी बात आपने इम्पार्शियलिटी, देखिए जी मैं अगेन बड़े एहतराम के साथ, मामला बड़ा सिंपल सा, एक कर्नल साहब या ब्रिगेडियर साहब अगर बैठ के एडजुडिकेटिंग ऑफिसर बने हुए और कोर कमांडर्स की एक प्रेस रिलीज आती है कि हमारे पास ना काबिल तरदीद शवाहिद है कि 9 मई के मुल्जिमान जो हैं वो इस जुर्म में मुलव्विस हैं, तो बात तो खत्म हो गई ना जी। फिर इम्पार्शियलिटी कहाँ से रह गई? आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जूनियर ऑफिसर जो है अपने कोर कमांडर्स की एक प्रेस रिलीज से डिसएग्री करेगा, एक रेजोल्यूशन से डिसएग्री करेगा? मैं आपके पास दोबारा भी आऊंगी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुजफ्फर अली ने हमें ज्वाइन किया है। सर 9 मई में मेरा आपसे सवाल है कि 9 मई में जो सजाएं हुई हैं, किसी को 5 साल की हुई है, किसी को 3 साल की हुई है और किसी को, तो उसमें सवाल सबसे पहले ये बनता है कि व्हाट वाज द क्राइटेरिया, किस क्राइटेरिया के तहत ये सजाएं हुई हैं, कुछ नहीं बताया गया। देखिए क्राइटेरिया तो मैं नहीं डिफाइन कर सकता, ना मैं बता सकता हूँ, क्योंकि ना तो मैंने वो प्रोसीडिंग सुनी है और ना उन प्रोसीडिंग्स की कोई जो डिटेल्स है वो कहीं अवेलेबल है
9 मई के ऊपर ज्यादा बेसिकली जो बात हमने सुनी और बेसिकली जो बात कही जा रही थी वो उसका ताल्लुक था फौजी तनसीबात से या मुख्तलिफ ऐसी इमारतों पे हमला करने से, जैसे आपने GHQ गेट की तरफ रेफर करे या बाकी कुछ शहादा के जो वो थे मतलब वहाँ से यादगार थी उसके ऊपर करे। तो उसके हिसाब से जो चीजें बार बार दोहराई गई, जो बार बार कही गई, वो तो उसी चीज से रिलेट करते थे कि ये चीजें जो कमिट हुई हैं। अभी उसके साथ साथ एक चीज है वो कहा गई कि जिसके लिए लोगों को डायरेक्ट भी किया गया था, अब जब डायरेक्ट किया गया था या कोई ऐसी प्लानिंग हुई थी उसके हिसाब से जो लीडरान थे PTI के, यासीन राशिद थी या वो अभी तक आपको पता है दे आर अंडर डिटेंशन और उनके अभी तक केसेस जो है वो चले नहीं है, चलेंगे। तो जो कुछ वहाँ पे प्रोसीडिंग्स हुई है उसका मैं तो प्राइवी नहीं हूँ कि जी या कोई चार्जेस जो लगे। हाँ, आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की तरफ रेफर कर रही हैं, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की मुख्तलिफ क्लाउजेज हैं और अभी तो आपने देखा कि अमेंडमेंट भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर जो एक्ट हुई और ये बुनियादी तौर पर ये दो जो उसके अंदर जो तब्दीलियाँ हैं वो भी आपको अपना है अपना वो लॉ के अंदर जो है वो काफ़ी सारी अमेंडमेंट भी हुई है। तो 2023 में हुई है। ये ऑफिशियल एक्ट सीक्रेट एक्ट बुनियादी तौर पर 1923 का है और उसके अंदर अभी अपना एक्ट के अंदर काफ़ी सारी तब्दीलियाँ अमेंडमेंट्स की गई हैं। तो ये ऑफ द रिकॉर्ड या बगैर किसी चीज़ को जाने हुए ये कहना कि जी कौन से चार्जेस लगे हैं, प्रोसीडिंग्स क्या चली हैं और सजाओं का जो ड्यूरेशन है वो डिफरेंट क्यों है, उसमें तो कोई स्पेकुलेशन करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर तो वो हमले से ताल्लुक रखती है तो हमला तो एक ही तरीके से होता आपको नजर आ रहा है कि उसके ऊपर हमला हुआ और अब उसमें ये जो हम एक ऑफ द कफ जो चीज़ को आप एनालाइज कर सकते हैं या बगैर वो ये है कि जी डिग्री ऑफ अटैक कोई नज़दीक से हमला कर रहा था, कोई पीछे से हमला कर रहा था, कोई प्लानिंग में शामिल था तो शायद जो प्लानिंग और हमले के शामिल उनको ज़्यादा सज़ा दे दी गई। इसके अलावा तो इसके ऊपर और कुछ नहीं कहा जा सकता है कि क्या वो थे क्योंकि जो भी केस चला है वो पता है आपको पता है मिलिट्री कोर्ट से चला है और मिलिट्री कोर्ट का एक ही होता है कि वहाँ पे तेज़ी से मामला जो है वो डिसाइड किए जाते हैं। तो उसके बाद डिफेंडेंट जो होता है वो भी मौजूद होता है, जो अपना मुल्जिम का वकील है वो भी मौजूद होता है, लेकिन उसकी प्रोसीडिंग्स चूँकि ओपन नहीं हुई और प्रोसीडिंग्स किसी लोगों ने अटेंड नहीं की तो उसके ऊपर कोई स्पेकुलेशन करना तो ठीक नहीं होगा। और फिर पता है कि अदालत ने इस सज़ा को अनाउंस करने से भी रोका था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी रिसेंटली कहा कि जी आप सजाएं दें तो उनको सजाएं दी गई। उसी प्रोसीडिंग्स के तहत उसी कॉन्टिन्यूशन में आपने देखा कुछ लोगों की सजाएं भी माफ़ हुई और उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी सजाएं माफ़ हुई, वो लोग थे जो अपनी सजा पूरी कर चुके थे। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसके ऊपर जिसको एक ही एंगल से देखना तो मैं पॉसिबल नहीं है या उसकी जिसको डिटेल ना पता हो तो उसके ऊपर कमेंट करना भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा सर, यहाँ पर एक सवाल ये भी बनता है कि आप इस पे जरूर नजर डालिए कि कुछ लोगों को जो है वो सिविलियन कोर्ट में भेज दिया गया, कुछ का मिलिट्री ट्रायल होने लगा। तो ये भी एक जो है वो भाम पाया जाता है और कि ये क्या क्राइटेरिया था कि कुछ लोगों को सिविलियन में भेज दिया गया, कुछ का इस तरह हो गया। तो क्या ये CCTV फुटेज के जरिए आइडेंटिफाई हुआ? और ये भी जानना जरूरी है कि सिर्फ ये नहीं कि सजाएं दे दी गई, मसला ये भी है कि जो वक़्वा हुआ वो कब हुआ, किसने किया, कौन उसका प्लानिंग करने वाला था, ये भी चीजें सामने आनी जरूरी है। वो किसी भी केस में, मैं सिर्फ इस वाले केस की बात नहीं कर रही 9 मई की, किसी भी केस में, क्योंकि फेयर ट्रायल की तो ये सारे तकाजे होते हैं ना। जी मैं भी आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ ना, मेरा पॉइंट आपसे यही है कि क्योंकि वो उसकी डिटेल जो है वो सामने नहीं आई या नहीं पता, जैसे आपने खुद कहा। अब देखिए एक ऑफेंस होता है और एक उसके अंदर 4 या 5 या 6 या 7 मुल्जिम नामजद होते हैं। अब वो ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस जो है वो अदालत डिटेक्ट इस तरह करती है कि कौन उसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेंट है, कौन कोलैबोरेटर है, कौन जो है उनके प्लानर थे, कौन सा ऐसा बंदा था जिससे हथियार बरामद हुआ, कौन सा ऐसा था जिससे नहीं बरा। तो ये तो फिर वो सजा भी जज साहब जो होते हैं किसी भी सिविल ऑफेंस में वो उस ग्रेविटी के हिसाब से वो सजा जो है वो तफसील करती है। अब यहाँ पे हम इतना ही मतलब मैंने कहा ना कि
अपना इन चीज़ों का चूँकि डिटेल्स का कोई पता नहीं और डिटेल्स सामने नहीं आई, या तो ये होता ये है कि जितने वो मुल्ज़मान हैं जिनको सज़ा हुई है उनकी एक एक की केस की डिटेल पता होती, फिर तो कमेंट करना बनता था, लेकिन चूंकि वो पता नहीं है और उसकी कोई डिटेल्स सामने नहीं आई है, यही चीज़ है जो मैं आपसे याद कर रहा हूँ, जिसके ऊपर अब जैसे आपने कहा कि सीसीटीवी फुटेज बनी थी, फिर उसकी जियो टैगिंग की गई थी, उन लोगों को डिटेक्ट किया था जो उस इलाके में या उस इलाके के इर्द गिर्द मौजूद थे, कुछ ऐसे थे जो एट दी साइट ऑफ इंसिडेंट मौजूद थे, फिर कुछ ऐसे थे जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के जरिए आए होंगे। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे एंगल्स हैं इसके जिसको मद्देनजर रखा गया होगा और उसके, लेकिन चूंकि मैं आई एम नॉट प्राइवी टू दोज डिटेल्स, सो आई कांट रियली से कि जी वो क्या चीज़ें थी और किस तरह वो की। बिल्कुल परफेक्ट हो गया। राजन साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी और आज जो सार्वजनिक बैंक ने समाप्त किया उसमें जस्टिस मंदोखैर के रिमार्क थे कि 21वीं आईनी तरमीम में लिखा है कि फौजी अदालतें जंगी सूरत हाल में बनाई जाती हैं और अगर शहरियों का मिलिट्री ट्रायल करना है तो इसके लिए आइन में तरमीम करना जरूरी है। आप मुझे सुन पा रहे हैं? गुजारिश कर रहा था, सॉरी आपको आवाज आ रही है, मैं गुजारिश कर रहा था तो ठीक है, ये अगर आपने का मुकदमा चलाना है फौजी अदालतों में तो उसके लिए जरूरी है कि आप आर्टिकल 10 रिमूव कर, उसको भी सब्जेक्ट टू। आपको आवाज आ रही है मेरी? मुझे आप जी जी आप क्लियर आ रही है, आप बात कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। ब्रिगेडियर साहब, एक तरफ आपकी तरफ दोबारा आऊंगी और जैसे जैसे मंदोखैर ने कहा कि जो जंगी सूरत हाल होती है उसके अंदर जो है वो फौजी अदालतें बनाई जाती हैं और अगर कोई हंगामी सूरत हाल की वजह से सिविलियंस का ट्रायल करना पड़े फौजी अदालतों के अंदर तो उसके लिए आइन में तरमीम करनी पड़ती है। ये जहाँ तक तो आपने जंग की, आपने दो मुख्तलिफ चीज़ों को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया है। वो ये है कि जंग की जो सूरत हाल है ना, उसमें तो सिनेरियो जो होता है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ होता है। उसमें आपने देखा उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आपके ताल्लुक़ रखती है आपकी नेशनल सिक्योरिटी से, कोई पकड़ा गया, कोई दुश्मन से कोलैबोरेट करते पकड़ा गया, किसी ने कोई कवर्डाइज दिखा दी, कोई अपना जगह मतलब है मिशन के हिसाब से काम नहीं किया, तो वो तो एक सिचुएशन जंग की बिल्कुल ही डिफरेंट होती है और वो अमूमन जंग में अदालतें नहीं बल्कि जंग के बाद बनाई जाती है। जंग के दौरान जो होता है वो उस वक्त तो फिर वो ये होता है कि जैसे कुछ दुश्मन के PWs आ जाते हैं, वहाँ पे भी अदालत उनका भी होता है कुछ, जैसे अभी अब कलभूषण यादव है आपके पास पकड़ा हुआ है इतने हफ्ते से, उसके खिलाफ भी असूलन में तो उसका भी ट्रायल जो है वो अपने आर्मी गूगल से पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ काम किया, उसका भी ट्रायल जो है वो आर्मी कोर्ट्स में होना चाहिए। तो अब ये तो सुप्रीम कोर्ट में चूंकि देखिए ना, इसमें एक चीज को एक एंगल से देखना तो नहीं होगा, क्योंकि जब आप इसकी आज की बात कर रही हैं तो उसमें तो सुप्रीम कोर्ट का भी ऑब्जर्वेशन आप देखे अपना उन्होंने क्या कहा है, कोई 7 मेंबर बेंच कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना था, अभी भी बना है जिसको जस्टिस आयशा जो है वो हेड कर रही है। इससे पहले से अगर तो ये तमाम चीजें जो हैं वो एक तरीका कार से चली है और उसके अंदर आपकी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वो भी इन्वॉल्व है, तो जहां तक आपने कहा कि सिविलियन का ट्रायल करना वो हो तो सकता है, लेकिन उसके लिए कानूनी तकाजे कौन से पूरे होंगे, वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन के में अपना तरमीम करनी होगी। जैसे आज भी आ रहा था कि जी ख्वाजा हारिस ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को जो है उसको अपना ब्रीफिंग दी गई है, तो उसमें बहुत सारे सेफ गार्ड्स हैं इन दी ट्रायल ऑफ मिलिट्री कोर्ट्स वो रखे गए हैं। तो
इसी तरह उन्होंने जस्टिस नईम अख्तर ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट जो है उसका भी रेफरेंस दिया कि जब वो चीफ जस्टिस है बलूचिस्तान हाई कोर्ट के तो जी उन्होंने बिल्कुल। कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग को एग्जामिन, तो ये चीजें ना एक कनेक्टेड एक दूसरे से चलती नजर आ रही है, इन आइसोलेशन नहीं। अगर तो कोई चीजें थी तो सुप्रीम कोर्ट को उस वक्त उठानी चाहिए थी, लेकिन चूंकि वो एक तरह से अप्रूवल हो गई और एक तरह से अंडरस्टैंडिंग हो गई तो उसके ऊपर तो फिर मुकदमा चला, उसके अंदर सजाएं दी थी। बिल्कुल मुकदमा चला और इसके बाद सजाएं भी दी गई और 9 मई का मुकदमा यूं तो निपटा दिया गया है, मगर ये जो सवाल है ये उठता रहेगा। इस वक्त वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक था और जब हम ब्रेक पे से वापस आएंगे तो कुछ बात होगी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात की। कहीं नहीं जाएगा, हमारे साथ रहिएगा।